चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 165 के बारे में। क्या कह रहा है 165? देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 5% बट्टा देता है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 38 रुपए हो तो व्यापारी उसका मूल्य कितना रखे कि क्रय मूल्य पर उसे 25% का लाभ हो जाए। चलिए 5% का बट्टा दे रहा है तो बट्टा किस पर मिलता है आपको पता है, अंकित मूल्य पर। तो मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य, उसकी एमआरपी कितनी है, 100 रुपए। डिस्काउंट कितने का दिया, 5% का, तो इसका मतलब उसने बेचा कितने में, 95 रुपीज में। ठीक है, तो 95 रुपीज में उसने बेचा है व्यापारी ने अपने ग्राहक को, तो ग्राहक ने खरीदा है। ठीक है, तो ग्राहक ने खरीदा है कितने में, 95 रुपीज में। अब कह रहा है व्यापारी उसका मूल्य कितना रखे कि क्रय मूल्य पर उसे 25% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो इसका मतलब 25% का लाभ कह रहा है, तो मैं देख सकता हूं 25% के लाभ पर बेचना चाह रहा है। तो यहां पर अगर हम देखें कि विक्रय मूल्य कितना है 95 रुपीज में, और यहां पर अगर मैं देखूं कि प्रॉफिट कितने का है 25% का, तो मैं कह सकता हूं 125% जो है वो रुपए में किसके बराबर है, 95 रुपीज के। तो 1% किसके बराबर होगा, 95 अपॉन 125। ये 1% की वैल्यू हुई। लेकिन क्रय मूल्य तो 100% मानते हैं हम, तो 1% इतना है, तो 100% कितना होगा, 100 से गुणा कर लेते हैं। 25 से गया 5, 25 से गया 4, 5 से ये जा रहा है कितनी बार, 1, और ये कितना 19 बार। 19 का गुणा कर लेते हैं हम 4 से, कितना हो जाएगा, 19 का 4 से गुणा 76 रुपए 76 रुपीज। ये आ रहा है हमारे पास क्रय मूल्य। अब ये क्रय मूल्य कब आ रहा है, जब अंकित मूल्य हमने 100 रुपए माना है, लेकिन क्रय मूल्य 76 रुपीज नहीं है, क्रय मूल्य है कितना, 38 रुपीज है। तो मैं सिंपल सा ये यहां पर देख सकता हूं अब कि 76 रुपीज जो है, 76 रुपए जो है आपका क्रय मूल्य होता है, उस समय अंकित मूल्य कितना होता है, 100 रुपए। आपको यही पूछ रहा है कि अगर क्रय मूल्य 38 रुपए हो तो उसका मूल्य कितना रखे, मतलब उसका हमें क्या बताना है, उसकी हमें एमआरपी बतानी है। तो मैं ये कह सकता हूं 76 रुपए जब आपका होता है क्या, क्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना होता है, 100। तो 1 रुपए अगर क्रय मूल्य होगा तो अंकित मूल्य कितना होगा, तो उस समय अंकित मूल्य होगा आपका 100/76। ध्यान से सुनिएगा फिर से, क्रय मूल्य 76 रुपीज है तो उस समय एमआरपी कितनी है, 100। तो 1 रुपए का अगर क्रय मूल्य होगा तो एमआरपी कितनी होगी, 100/76। लेकिन क्रय मूल्य 1 रुपए का नहीं है, कितने का, 38 रुपए का। तो 38 रुपए के लिए एमआरपी कितनी होगी, 38 से हम गुणा कर लेते हैं। ये गया 2 बार, ये गया, आंसर आया 50 रुपए। मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए ये था 165। इसी क्वेश्चन के साथ मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म बुक के बारे में। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका हम देख रहे हैं लेवल 1, जिसका पार्ट चल रहा है 18। एक कर चुके हैं हम क्वेश्चन, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्या कह रहा है 166, देखिएगा। आपको कह रहा है एक फुटकर विक्रेता, ठीक है, फुटकर विक्रेता को निर्माता के सूची मूल्य पर 30% व्यापारिक बट्टा और फिर 5% नकदी बट्टा मिलता है। वह अपना मूल्य इतना रखना चाहता है कि ग्राहकों को, कौन रखना चाहता है, फुटकर विक्रेता, ठीक है, वेंडर जो है वो अपना प्राइस इतना रखना चाहता है कि ग्राहकों को 10% नकदी बट्टा वो देकर भी 20% क्या कमा ले, लाभ कमा ले। तो बताइए निर्माता से उस व्यापारी का, व्यापारी मतलब उस फुटकर विक्रेता का, फुटकर विक्रेता का सूची मूल्य कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा इधर, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है तो ढंग से देखिए इसको। जो निर्माता है उसके लिए मार्क प्राइस एमआरपी हमने मान ली कितनी है, 100 रुपए, खत्म बात। क्या कर रहा है, फुटकर विक्रेता को निर्माता के सूची मूल्य पर 30% और फिर 5% नकदी बट्टा मिलता है, 2 बट्टे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब जो निर्माता है वो कितने में बेच रहा है, निर्माता बेच रहा है तो फुटकर विक्रेता खरीद रहा है, तो फुटकर विक्रेता के लिए तो क्रय मूल्य हो गया। कितने में खरीद रहा है, 100 रुपए में खरीद रहा है क्या, नहीं, ये तो मार्क प्राइस था, इस पर 2 बट्टे मिल रहे हैं, 30 और 5 का। तो इसका मतलब पहले 30 का बट्टा तो 70% पर, फिर जो है उस पर 5 का बट्टा मतलब 95%।
इसको हम देख लेते हैं कितना हो जाएगा। कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 95 का 7 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 7 का 5 से 35, फिर 3, 7 का 9 से कितना 63, ठीक है, फिर कितना हो गया 63 और वो 3 आ जाएगा 66, 10 है तो पॉइंट लग जाएगा 66.5 रुपीज आ गया क्रय मूल्य। किसके लिए आया ये क्रय मूल्य? फुटकर विक्रेता के लिए, ठीक है। तो जो आपका फुटकर विक्रेता है, वेंडर जो है, उसके लिए आपका आ चुका है क्रय मूल्य। चलिए अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अब ये जो फुटकर विक्रेता है वो ग्राहकों को 10% बट्टा देता है और 20% लाभ कमा लेता है, ठीक है। तो निर्माता से व्यापारी का सूची मूल्य जो है, निर्माता से व्यापारी मतलब फुटकर विक्रेता का जो सूची मूल्य है, जो एमआरपी है, वो कितने प्रतिशत कम है। तो इसका मतलब हमें फुटकर विक्रेता के लिए सूची मूल्य मतलब एमआरपी निकालनी पड़ेगी। निकाल सकते हैं कैसे? देखिए, फुटकर विक्रेता का क्रय मूल्य आपको पता है कितना, 66.5। तो फुटकर विक्रेता के लिए क्रय मूल्य है 66.5। परसेंटेज प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 20%। तो क्रय मूल्य का 120% कर दूं तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। किसका विक्रय मूल्य? जो वेंडर है, जो फुटकर विक्रेता है, उसने कितने में बेचा वो मूल्य विक्रय मूल्य आएगा। अब हम देख सकते हैं यही फुटकर विक्रेता 10% का आपको डिस्काउंट भी दे रहा है। तो डिस्काउंट किस पर देगा? एमआरपी पर। तो वेंडर के लिए, फुटकर विक्रेता के लिए एमआरपी कितनी है वो हमें नहीं पता, वही हम निकाल रहे हैं। तो कितनी है पता नहीं, तो उस पर 10% का डिस्काउंट देगा, मतलब उसके 90% पर बेचेगा। तो हम देख सकते हैं कि ये उस वस्तु का विक्रय मूल्य, ये भी उस वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो वेंडर है, जो फुटकर विक्रेता है, उसके लिए मतलब जितने में वो अपने कस्टमर को बेच रहा है वो ये सेलिंग प्राइस है। तो है तो दोनों आपस में क्या? बराबर। निकाल लेते हैं एमआरपी। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 3 से गया बिल्कुल, 3 से गया बिल्कुल, ये हटेगा, नीचे ये लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर देखें हम तो कुछ जा रहा हो तो ये हो गया आपके कितना, 6 और 6 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17। तो नहीं जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते कितना आ रहा है पॉइंट में उसे ही। कितना ये 665 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 10 और वो 3b कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो यहां से हमारा मार्क प्राइस मतलब एमआरपी आ जाएगी। ये आ जाएगी वेंडर फुटकर विक्रेता की एमआरपी। ये है हमारे होलसेलर की एमआरपी। तो बस यही देखना है ये एमआरपी इससे कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ऊपर 5 का 4 से 20, फिर 2 6 का 24 और 2 कितना 26, फिर 2 6 का 24 और 2 फिर से कितना 26, ये कितना है 10 और ये गुणा में कितना है 3, ये कैंसिल हो गया। अब कर लेते हैं इसका, कितनी बार चला जाएगा? 8 बार जाएगा 24, ठीक है। फिर कितना होगा? फिर से 26, फिर कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा 24, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 2 होगा 20 होगा, तो अब जाएगा कितनी बार? 6 बार। 88.6 रुपीज आ रहा है जो आपका वेंडर है, फुटकर विक्रेता है, उसकी एमआरपी। तो होलसेलर की एमआरपी कितनी है? 100। तो हमें यही बताना है ये जो एमआरपी है इससे कितने प्रतिशत कम है। ये 100 है, ये 88.6 है, तो 0.4 करेंगे तो 89 होगा, तो ये 90, 1.4, तो कुल मिलाकर 11.4% हम कह सकते हैं कम है। क्योंकि जितना ये आएगा डिफरेंस, 100 का प्रतिशत निकालोगे तो वही नंबर आएगा। तो 11 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 11 पॉइंट कुछ अगर मैं देखूं तो केवल एक ही ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है, कौन सा? पहला ऑप्शन। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन 166। बात करते हैं 167 के बारे में। क्या कह रहा है 167? देखिए, एक प्रकाशक अपनी पुस्तकों पर इस प्रकार अंकित मूल्य करता है अंकित कि पुस्तक विक्रेता 20% कमीशन और इसके लेखक को 15% अधिकार शुल्क मतलब रॉयल्टी देने के बाद भी वह 30% का लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि उस पुस्तक का सूची मूल्य मार्क प्राइस 40 रुपए है तो इसका लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस कितने रुपए होगा? चलिए देख लेते हैं। एमआरपी कितनी दे रखी है? 40। जैसा कि आपको पता है कि जो भी डिस्काउंट कमीशन है या फिर जो भी और किसी को जैसे रॉयल्टी दे रहा है तो दे ही रहा है उसको, उसके पास तो कुछ आ नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये सब का सब किस पर मिलेगा? एमआरपी पर ही। तो कुल मिलाकर 20% तो कमीशन और 15% ये रॉयल्टी, कुल मिलाकर इसका 35% उसने दे दिया। तो इसका मतलब एमआरपी का 35% तो उसके पास आया नहीं, तो उसके पास आया कितना? 40 रुपीज जो एमआरपी है उसका 35% जा चुका है, तो उसके पास अब कितना आ जाएगा? उसके पास आ जाएगा 65%। ये आया उसके पास, उसके लिए सेलिंग प्राइस हुआ ये। अब आपको कह रहा है कि
आपको इतना कह रहा है कि 30% लाभ भी प्राप्त कर लेता है, तो लाभ किस पर मिलेगा? कॉस्ट प्राइस पर। तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना इतना नहीं पता, लेकिन 30% का लाभ है उस पर, मतलब उसके 130% पर ये बेचेगा। तो ये विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, तो दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है यहां तक। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं। तो प्रतिशत से हम प्रतिशत कैंसिल कर सकते हैं। 65 130 को 2 टाइम्स डिवाइड कर देगा, 2 से ये चले जाएगा 20। तो आपको सीपी ही पूछा था जो कि आ चुका है 20 रुपए, जो कि हम देख सकते हैं पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं 168 की। क्या कह रहा है 168? देखिए, एक व्यापारी द्वारा 40 किलोग्राम उत्तम क्वालिटी की चाय में 60 किलोग्राम साधारण क्वालिटी की चाय मिला दी जाती है, मिश्रण को 20 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचकर उस पर 25% लाभ कमा लिया जाता है। उत्तर प्रकार नहीं है, ये उत्तम प्रकार की है। उत्तम प्रकार की चाय का लागत मूल्य क्या होगा यदि उसके मूल्य में 2 रुपए प्रति किलोग्राम का अंतर हो? ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिएगा, एक व्यापारी द्वारा 40 किलोग्राम उत्तम क्वालिटी की चाय ली गई। ठीक है, तो उत्तम क्वालिटी की चाय कितनी है? 40 किलोग्राम। तो उत्तम क्वालिटी की चाय का सीपी अगर हम देखें तो क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है कि उत्तम प्रकार की चाय का लागत मूल्य क्या होगा यदि उसके मूल्य में 2 रुपए प्रति किलोग्राम का अंतर हो। इसका मतलब कि अगर उत्तम क्वालिटी की जो चाय है उसका हमने माना कि उसका लागत मूल्य सीपी क्या है? ए रुपए, तो जो साधारण चाय है उसके लिए 2 रुपए कम मान लो, ए माइनस 2 रुपए हो गए। ये पर किलोग्राम का भाव है हमारे पास। अब देखिए, वो कह रहा है 20 उस मिश्रण को, किस मिश्रण को? 40 किलोग्राम ये और 60 किलोग्राम ये, इस मिश्रण को मिलाकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से वो बेचता है। तो मैं देख सकता हूं 40 किलोग्राम और 60 किलोग्राम टोटल कितना हो गया? 100 किलोग्राम। तो 1 किलो 20 रुपए में बेच रहा है, तो 100 किलो कितने में बेचेगा? तो विक्रय मूल्य क्या आएगा इसका? 40 किलो 60 किलो टोटल 100 किलो है, 1 किलो 20 रुपए में बेच रहा है, तो कुल मिलाकर 2000 रुपए उसकी जेब में आ रहे हैं सेलिंग प्राइस के। और कमा कितना रहा है? 25%। तो इसका मतलब 125% 2000 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा? 2000 बट्टा 125। लेकिन हमें तो क्रय मूल्य देखना है जो कि 100% होता है, तो वो कितना होगा? 100 से गुणा कर लेते हैं। 25 से 5, 25 से 4, 5 से ये गया 4, तो ये आ गया कितना? 1600 रुपए हमारे पास क्रय मूल्य आ गया इन सभी का मिलाकर। अब इन सभी का क्रय मूल्य इधर से हम देखें तो क्या बैठेगा? देखिए, उत्तम क्वालिटी का ए रुपए माना है पर केजी, साधारण क्वालिटी का ए माइनस 2 रुपए माना है पर केजी। उत्तम क्वालिटी है कितनी? 40 किलोग्राम, तो कितने लग गए इसके? 40 इंटू ए, प्लस साधारण क्वालिटी है कितनी? 60 किलोग्राम, तो इसके कितने लग गए? 60 ए माइनस 2। कुल मिलाकर कितने लगे हुए हैं प्रश्न के अनुसार? तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं आ रहा है 1600 रुपए। तो ये सीपी था आपके टोटल 1600। बस यहां से ए का मान निकालना है जो हमने माना था, आराम से हो जाएगा। 40 ए, ये 60 ए कितना हो गया? 100 ए। ये 60 का इससे आप करोगे गुणा, कितना होगा? माइनस का 120 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। प्लस का कर लेते हैं उधर 120, 0 2 6 और 1 ये 7 और ये 1720 आ गया आपके पास। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ए का मान निकालना था, 17.2 रुपए पर किलोग्राम आ चुका है उत्तम क्वालिटी के लिए, जो कि अगर हम देखें तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 169 के बारे में। क्या कह रहा है 169? देखो, एक प्रकाशक अपनी पुस्तकों का मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक निर्धारित करता है, ठीक है, और 15% का बट्टा भी दे देता है, ये भी ठीक है। नकद भुगतान पर 4% का और बट्टा दे देता है, चलिए ये भी ठीक है। तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा ये हमें बताइए। आराम से कर सकते हैं। माना उसका अंकित मूल्य जो है, एमआरपी जो है वो कितनी है? 100 रुपए है, खत्म बात। फिर आपको कह रहा है कि पुस्तकों का मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक निर्धारित करता है। तो अधिक निर्धारित करता है किससे? लागत मूल्य से। तो वो कितने में बेचने को तैयार है?
लागत अंकित मूल्य तो 100 रुपए है, 50% अधिक निर्धारित कर रहा है, इसका मतलब वो 150 रुपए में बेचने को तैयार है। तो उसका अगर हम देखें विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, उसका विक्रय मूल्य हो रहा है, या फिर यूं कह सकते हैं कि उसने कितना निर्धारित किया है, लागत मूल्य से 50% अधिक, मतलब निर्धारित मूल्य इतना हुआ है। ₹150, लेकिन वो क्या करता है, 15% का व्यवहारिक बट्टा देता है तथा नकद भुगतान पर 4% का और बट्टा दे देता है। तो कुल मिलाकर 2 बट्टे दे दिए, तो प्रतिशत लाभ कितना है वो हमें देखना है। सबसे पहले तो आप 15% का बट्टा ले लीजिए। ₹150 पर 15% का बट्टा लोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप चाहें तो 150 पर 15% देख सकते हैं कितना आ रहा है। ये गया 15 का 15 से 225 पॉइंट लगेगा, 22.5 रुपए आप कम कर लीजिए। ठीक है, तो 150 में से 22.5 हम कम कर लेते हैं, तो 22.5 हम कम कर लेंगे तो ये कितना रह जाएगा आपके पास, ये रह जाएगा आपके पास उस समय 27.5। ठीक है, तो ये आ गया 27.5, मतलब 127.5 रुपए। ठीक है यहां तक। अब आपको एक बट्टा और देना अभी तो, और वो कितना है, वो है आपका 4%। तो इसका इस पर 4% और कम करना है, तो इस पर 4% और कम करना है, इसका मतलब आप इसका 4% निकाल लीजिए, या फिर 127.5 है, इस पर 4% का बट्टा है, मतलब इसके 96% पर आपको बेचना है। यही बात हुई। चलिए देखते हैं कितना आ जाएगा, गुणा करके पॉइंट लगाएं, या तो वैसे कर सकते हैं, और नहीं तो फिर अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल करके देखते हैं, चलिए देखते हैं कितना आएगा, या फिर गुणा ही कर लेते हैं। 0 है तो गुणा वाला ज्यादा काम कर जाएगा। 6 का 5 से 30, 6 का 7 से कितना 42, और 3 कितना 45, फिर 6 का 2 से 12, और 4 कितना 16, फिर ये कितना 7, 9 का 5 से कितना 45, फिर कितना 4, 7 का 9 से 63, और 4 कितना हो गया ये 67, फिर 9 का 2 से 18, 18 और 6 अगर मैं देखूं तो कितना हुआ 24, फिर 9 और 2 कितना 11, 0 0, ये कितना आ गया आपके पास 14, फिर ये कितना आ गया आपके पास 5 और 7 12, फिर ये कितना आया आपके पास 2 और ये 1, 2 0, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1, तो इसका मतलब 122.4 आपके पास आ रहा है, तो 122.4 रुपए में वो बिकेगी। तो अब आप देख सकते हो 100 रुपए की चीज जो है वो कितने में जा रही है, 122.4 में जा रही है, तो कितने का प्रॉफिट है, 22.4% का आपको क्या हो रहा है लाभ, क्योंकि 22.4 100 का 22.4% ही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 169 के बारे में, सॉरी 170 के बारे में। क्या कह रहा है आपको, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ का अनुपात कितना है, 5:2। क्रय मूल्य क्या होगा जबकि विक्रय मूल्य 210 रुपए, बहुत आसान है। सीपी और प्रॉफिट, इसका आप रेशियो देख सकते हो 5 कितना है 2। 5 में खरीदा, 5 इकाई 5 यूनिट में परचेज किया, 2 यूनिट का प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब बेचा कितने में, अगर मैं सेलिंग प्राइस के बारे में बात करूं तो 7 यूनिट में बेचा, 7 इकाई में। सिंपल है ना, 5 में खरीदा, 2 कमाया, तो 7 में बेचा होगा। तो बेचा रुपए में कितना है, 210 रुपए में, तो मैं सिंपल सा यहां से कह सकता हूं कि सेलिंग प्राइस की यूनिट कितनी है, इकाई कितनी है 7, और रुपए कितने हैं 210, तो 7 इकाई का मतलब 210, तो 1 इकाई का मतलब 210/7। क्या हमें 1 इकाई के बारे में पूछा है, नहीं, आपको पूछ रहा है क्रय मूल्य, जो कि इकाई में देख पा रहा हूं कितनी है 5, तो उसका मान निकालना है, तो गुणा में 5 कर लीजिए। आंसर आ गया आपके कितना 150 रुपए, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 171 के बारे में। क्या कह रहा है 171, देखिए विक्रय मूल्य पर 20% लाभ है, तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। जैसा कि आपको पता है हम हमेशा क्रय मूल्य को कितना मानते हैं, 100%। क्यों मानते हैं, क्योंकि हम हमेशा लाभ या हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य पर ही देखते हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन जब प्रश्न कह रहा है विक्रय मूल्य पर, तो इस बार क्रय मूल्य को 100 ना मानकर विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे, क्योंकि लाभ या हानि किस पर दे रखा है, विक्रय मूल्य पर दे रखा है। तो विक्रय मूल्य हो गया हमारा 100 रुपए। अब देखते हैं लाइन क्या कह रही है, 20% लाभ है, तो मैथमेटिक्स को छोड़कर व्यवहारिक रूप से समझिए, 100 रुपए में अगर मैंने बेचा है और 20 रुपए कमाया है, तो खरीदा कितने में था, 80 रुपए में।
ठीक है, 80 में खरीद कर 100 में बेचा तभी तो 20 कमाया। तो अब आपको यही कमाई जो है प्रतिशत में बतानी है कॉस्ट प्राइस पर कितनी है। तो कमाया तो 20 ही है, प्रतिशत में पूछा है तो गुणा में 100 आएगा। अब ये कमाया तो सेलिंग प्राइस पर था, लेकिन अब आपको पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस पर, तो वो कितना 80, तो नीचे कितना आ जाएगा 80। ये बिल्कुल गया, आंसर आया 25%, जो कि मैं देख सकता हूं चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं 172 के बारे में। क्या कह रहा है 172, देखिए। रामनाथ कुछ सेवों को 5 रुपए में 3 की दर से खरीदता है एवं उन्हें 9 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, और इस पूरे व्यापार में वो 70 रुपए क्या करता है, लाभ कमा लेता है। तो उसने कितने सेव बेचे थे, ये हमें बताना। चलिए कैसे करेंगे, देखिएगा। खरीदने का हिसाब क्या है, 5 रुपए में कितने सेव खरीदे उसने, 3। ये परचेज है उसकी, ठीक है। और बेचने का हिसाब क्या है, 9 रुपए में 5, ये सेल किया उसने, ठीक है। तो अब आपको क्या कह रहा है ये, आपको ये कह रहा है 70 रुपए कमाया है उसने, तो बताइए उसने कितने सेवों को बेचा था। चलिए एक तरीका लगाते हैं। हम यहां पर देख सकते हैं खरीदे कुछ अलग क्वांटिटी में है, बेचे कुछ अलग क्वांटिटी में है। पहले इनकी क्वांटिटी हम सेम कर लेते हैं, जिससे कि हमें सीपी और एसपी मिल जाएगा, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य मिल जाएगा। ये 3 है, ये 5 है, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15। तो दोनों को 15 सेम कर लेते हैं। इसको 15 सेम करने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, पूरा ही होगा। इसको 15 करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, जो कि पूरे में ही होगा। अब मैं देख सकता हूं कि जो हमारा नया हिसाब आ रहा है, 5 का 5 से गुणा 25 रुपए में कितने सेव, 15 सेव। इधर मैं देखूं तो नया हिसाब आया 9 का 3 से 27 रुपए में कितने सेव, 15 सेव। तो जितना खरीदा उतना बेच दिया, यही बिजनेस है, ठीक है। खरीदा कितने में, 25 रुपए में, बेचा कितने में, 27 रुपए में। तो यहां से मैं देख सकता हूं प्रॉफिट हो रहा है मेरे को कितने रुपए का, 2 रुपए का। 2 रुपए का प्रॉफिट कब हो रहा है, जब वो 15 सेव बेच रहा है। 2 रुपए का प्रॉफिट कब हुआ, जब उसने 15 सेव बेची। लेकिन प्रश्न तो कह रहा है प्रॉफिट 70 रुपए का है, तो हमारा काम तो हो गया। 2 रुपए का लाभ है 15 सेव बेचने पर, 1 रुपए का लाभ होगा जब 15/2 सेव बेचूंगा। लेकिन प्रश्न तो कह रहा है 70 रुपए का प्रॉफिट है, तो 1 रुपए का प्रॉफिट इतनी सेव बिकेगी तब होगा। तो 70 रुपए का प्रॉफिट कब होगा, तो 70 से गुणा करके देख लीजिए, इतनी सेव बिकेगी तब होगा। तो सिंपल सा देख सकते हैं, ये कितना गया, 35। 35 का 15 से हम कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन, कितना हो जाएगा, देखिएगा। ये हो गया आपका 5 से कितना, 25, 2 15, और ये कितना 20 और 2 22, और ये 3 और एक कितना 5, 525। तो हम कह सकते हैं कितनी सेव होगी, 70 रुपए के लाभ के लिए 525 सेव बेचेगा और 525 ही खरीदी होगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए ये था 172। बात करते हैं 173 के बारे में। क्या कह रहा है 173, देखिए। एक आदमी ने एक रेडियो 20% लाभ पर बेचा। यदि उसने रेडियो को 20% कम दाम पर खरीदा होता, 144 रुपए कम में बेचा होता, तो 20% का उसको लाभ होता। तो बताइए रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा। इस तरह के प्रश्न हमने कई कर रखे हैं, देखिएगा। जैसा कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल रहा है, इसमें 2 क्रय मूल्य हैं और 2 विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो सबसे पहला क्रय मूल्य हमें नहीं पता, तो उसको हम हमेशा कितना मानते हैं, बाई डिफॉल्ट 100%। आपको कह रहा है 20% लाभ पर बेचा, तो 100% क्रय मूल्य, 20% का लाभ है, इसका 120% में बेच दिया, ठीक है। यदि उसने रेडियो को 20% कम दाम पर खरीदा होता, 100% की जगह 20% कम, 100 का 20 20 कम में खरीदा होता, तो कितने में खरीदा होता, 80%। 144 रुपए कम में बेचा होता, तो 144 रुपए कम में, इसका मतलब अभी तक प्रतिशत की बातें हो रही है, ये रुपए है, तो एक बार के लिए साइड में लिख लेते। 144 रुपए कम में बेचता तो भी उसे 20% का लाभ होता। जैसा कि आपको पता है, लाभ या हानि जो भी प्रतिशत में होती है वो क्रय मूल्य पर होती है। तो अब हमारा क्रय मूल्य 100 है या 80, 80। तो ये जो 20% का लाभ कह रहा है, ये 100 पर होगा या 80 पर होगा। तो 80 का 20% देखूं तो कितना होता है,
80 का 20% होगा 16, वो भी लाभ का है तो 80 में 16 जोड़ देते हैं तो 96% पर वो बेचेगा। ठीक है, यहां तक। अब मैं यहां पर देख सकता हूं पहले कितने में बिक रहा था 120% में, अब कितने में बिक रहा है 96% में। तो पहले से प्रतिशत कम हुआ या बढ़ा? तो पहले से प्रतिशत कम हो रखा है। कितना कम हो रखा है? 24% कम हो रखा है। तो ये 24% कम क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि रुपए भी कम हुए हैं, और वो रुपए कितने कम हुए? 144 रुपए कम पर बेचता है। तो इसका मतलब 24% 144 रुपए के बराबर, तो 1% किसके बराबर? 144/24। क्या हमें 1% का मान चाहिए? नहीं। तो हमें निकालना है क्रय मूल्य, जो कि कितना है 100%। क्या 80% निकालेंगे? नहीं, ये होता तो है कितना? 100%। तो 100% का मान निकालना है, 1% का मान ये है, तो 100 का कितना होगा? 100 से गुणा कर लेते हैं। ये जा रहा है कितनी बार? 6 बार। ठीक है, 6 बार गया, फिर ये कितना आ गया? 600 रुपए। इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 173। बात करते हैं 174 के बारे में। क्या कह रहा है 174? देखिए, यदि 1 रुपए में 14 संतरे बेचने पर 12% हानि होती है, तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचे जाए कि 12% का लाभ हो जाए? सिंपल है, 1 रुपए में 14 संतरे, इसका लिए ये कहा जा सकता है कि 14 संतरे जो हैं वो कितने के हैं? 1 रुपए के। वही बात होगी। तो एक संतरा कितने का? 1/14 रुपए का। क्या है ये? बेचने पर 12% की हानि। 12% की हानि मतलब 100 में से 12 कम कर दो, 88%। तो हम ये कह सकते हैं कि 88% जो है वो रुपए में किसके बराबर है? 1/14 रुपए। 1% किसके बराबर होगा? 1/14, और ये नीचे आ गया आपके 88, ये 1% की वैल्यू आ गई। क्या ये 1% का मान पूछ रहा है? नहीं, आपको ये कह रहा है 12% लाभ हो। तो 12% का लाभ मतलब प्रतिशत में कितना निकालने को कह रहा है? 112। तो ये कितना है? 1%। तो 112 का मान क्या होगा? 112 से ही गुणा करेंगे। चलिए देख लेते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल करते हैं इसको। ये गया 7, ये गया कितना? 61। और कुछ कैंसिल हो रहा है? तो अगर यहां पर देखें हम, ये 61, 6, 120, चलिए ये आएगा आपके कितना? 112 है तो ये होगा आपके 56। चलिए, और कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल। ये जा रहा है कितना? इससे ये चला जाएगा 8 बार, और ये चला गया 11 बार, तो 1/11 आया हमारे पास। तो 1/14 का मतलब हमें पता है 1 रुपए में 14, तो 1/11 का मतलब भी हमें पता है 1 रुपए में 11। वही पूछ रहा है 1 रुपए में कितने, तो आंसर हो जाएगा 11, मतलब सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये था 174। बात करते हैं 175 के बारे में। क्या कह रहा है? 175। देखिए, यदि एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचकर 20% लाभ कमा लेता है, तो 1 किलोग्राम दूध में पानी कितना मिलाया गया, ये बताइए। बहुत ही आसान है। वैसे तो ये लीटर में होना चाहिए था, 1 किलोग्राम है, तो चलिए 1 किलो का मतलब आप देख सकते हैं 1000 ग्राम। तो वो 1000 ग्राम 1000 रुपए में लाया और 1000 रुपए में ही बेच रहा है, लेकिन फिर भी 20% कमा रहा है। तो इसका मतलब उसने 20% दूध कम तोला। तो 1000 ग्राम का 20% 200 ग्राम होता है। तो 200 ग्राम उसने दूध नहीं तोला है, तो 200 ग्राम उसकी जगह क्या तोला है? पानी। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया? तीसरा ऑप्शन, 200 ग्राम। ये था हमारा क्वेश्चन 175। बात करेंगे 176 की हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। Thank you so much. Please like, share, subscribe.